नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं की हिंदी दूसरी इकाई पाठ 6। आज हमारा जो पाठ है, इस पाठ का नाम है निसर्ग वैभव पूर्वक पठन। क्या है? पूरक पठन है, निसर्ग वैभव, जिसमें हम देखेंगे पाठ का अर्थ, प्रश्न उत्तर, पाठ का भावार्थ क्या है और वर्कबुक में जितने सारे क्वेश्चन हैं और कुछ ग्रामर्स सब देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी इस पाठ के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, पहले ये देख लेते हैं। विषय प्रवेश क्या है। ये देखो, प्रकृति के सुकुमार कवि पंत जी ने प्रस्तुत कविता में पर्वतीय सौंदर्य का वर्णन किया है। साथ ही मानव संसार में व्याप्त असंतोष, अहंकार आदि को लेकर कवि चिंतित भी है। उनका कहना है कि जड़ संसार में चारों ओर सौंदर्य बिखरा हुआ है, बिखरा हुआ पड़ा है सभी जीव जंतु प्रसन्न हैं, तो मनुष्य जो जगत के समस्त प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्यों छोटी बातों को कारण दुखी रहता है। यही संदेश इस पाठ के माध्यम से देने की कोशिश कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। आपके पास टेक्स्ट बुक रहेगा जिसमें आपके पास पूरी पोयम रहेगी। यहाँ हम देखेंगे कितनी सुंदरता डैश डैश प्रिय कोयल। यह कविता आपके पास टेक्स्ट बुक में रहेगी। मैं शॉर्ट में बताकर कविता अर्थ बताने की कोशिश करती हूँ जो आपके पास नहीं है। स्टार्ट करते हैं। इतने का अर्थ क्या है? कवि कहते हैं, ईश्वर इस प्राकृतिक जगत में कितनी सुंदरता बिखरी हुई है। गिरी शिखरों पर, घाटियों में कहीं धूप है तो कहीं छाया पसरी हुई है। वायु के स्पर्श के तृण दल पुलकित हैं। वायु के बहने से, प्रतिदिन वन भूमि में पत्तों के हिलने से होने वाली मरमर की ध्वनि मधुर संगीत जैसी प्रतीत होती है। फूलों की शोभा नेत्रों को शीतलता प्रदान करती है। भंवरों के दल गूंजते हुए कलियों का रस पी रहे हैं। तितलियां उड़ रही हैं। दूर कहीं घने वृक्षों के मध्य मधुर स्वर में कोयल गा रही है। ये हुआ पहले पैराग्राफ का अर्थ। दूसरा पैराग्राफ है, लेटी नीली डैश मरकत आंगन में। यहाँ इसका अर्थ है, रवि की कोमल किरणों में गुथी छायाएं लंबे तारों पर पड़ रहे हैं और स्थिर हैं। सूरज की स्वर्णिम किरणें सर्वप्रथम इन गिरी शिखरों का ही अभिनंदन करती हैं। सांझ यही जनहीन इन वनों में संध्या वंदन करके छिप कर सो जाती है। रात्रि में आकाश में अनगिनत तारे और चंद्रमा दर्पण जैसे लगते हैं। यही पर्वतों के कंधों पर सोई हुई सुगंधित वायु जग जाती है। यह खिला हुआ सौंदर्य मन को मोहित कर लेता है। पर्वत प्रदेश के जीवन में कितनी आश्चर्यजनक विचित्रताएं हैं। पक्षी फल खाते हैं, गिलहरियां कोमल फलों को कुतरती रहती हैं। वन में रहने वाले पशु इस मकरत जैसे आंगन में प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। तीसरा पैराग्राफ है,
स्वाभाविक डैश डैश निश्चिंत। आपके पास पूरी पोएम टेक्स्ट बुक में रहेगी, वहाँ से आप पढ़ के फिर अर्थ देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अर्थ देखते हैं। ईश्वर, मुझे ऐसे क्षणों में मनुष्य जगत का ध्यान आता है उस संसार में इतना सौंदर्य बिखरा पड़ा है। क्या कारण है कि बुद्धिमान मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन चिंता और संघर्ष छाया रहता है। मानव प्रकृति का पुनः विश्लेषण करना होगा। पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि मनुष्य क्यों ऐसा शापग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहा है। ऐसा लगता है वह अपने तुच्छ अहंकार में ही सीमित हो गया है, स्वयं केंद्रित हो गया है। पूरी वसुधा एक परिवार है, ऐसी घातक उसके मन के से समाप्त हो जाती है। ये हो गए हमारे अर्थ। अब हम चलेंगे प्रश्न उत्तर के लिए। पैराग्राफ देखेंगे, इसके बाद प्रश्न उत्तर देखेंगे। पद्यांश नंबर 1। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृत जगत में ईश्वर टपक रही गिरि शिखरों से झर लौट रही घाटी में लिपटी धूप छाह में निःस्वर अनिल स्पर्श से पुलकित तृण दल बहती सीमाहीन श्लक्षण संगीत स्रोत सी अहरह वन भू मरमर। फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीते गुंजर भर मधुर दल। तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल। ये हमारी कविता है। शब्दार्थ देखो। निस्वर मतलब बिना आवाज के, अनिल मतलब पवन हवा तृण, दल तिनकों का समूह, लक्षण मधुर, अहरह प्रतिदिन, मरमर पत्ते हिलने का स्वर, मुकुल कली मधुकर भौरा। क्वेश्चन देखेंगे। कविता में आए प्राकृतिक सौंदर्य के घटक क्या है वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता की पंक्तियों को उचित क्रमानुसार लिखकर प्रवाह तख्ता पूर्ण कीजिए। पहला है, हमें दिया है गुंजन भर मधुदल, यहाँ पीछे पैराग्राफ में दिया है, वहाँ से देख करके चारों पंक्तियों को सही सिस्टम में लगाना है। तीसरा क्वेश्चन है, एक शब्द में उत्तर लिखिए। प्राकृतिक जगत में बिखरी पड़ी है, यहाँ कोयल रुक रुक कर गाती है, इनकी ज्वालाएं आंखें शीतल करती हैं, ये कलियों का रस पीते हैं। ये एक शब्द में आंसर लिखना है। उत्तर देखेंगे। पहला क्वेश्चन था हमारा, कविता में आए प्राकृतिक सौंदर्य के घटक तो क्या क्या हैं। पुलकित तृण दल, गिरि शिखर, फूलों की ज्वालाएं, तितलियां। दूसरे क्वेश्चन में क्रम से लगाना था, तो सबसे पहले आएगा टपक रही गिरि शिखरों से झर, दूसरा आएगा अनिल स्पर्श से पुलकित तृण दल, तीसरा गुंजन भर मधुकर दल, चौथा रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल। एक शब्द में उत्तर लिखो। प्राकृतिक जगत में बिखरी पड़ी है सुंदरता, यहाँ कोयल रुक रुक गाती है पल्लव छाया में, उनकी ज्वालाएं आंखें शीतल करती हैं फूलों की, ये कलियों का रस पीते हैं भंवरे। अगला है कृति नंबर 2, स्वमत अभिव्यक्ति। पर्वतों में प्राकृतिक सुषमा विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। पर्वतीय प्रदेश प्राकृतिक सुषमा का भंडार होते हैं, जहाँ भी दृष्टि जाती है बस देखते ही धरती की प्यास बुझाने के लिए ऊंचाई से गिरते झरने दिखाई देते हैं, तो कहीं कल कल बहती नदियाँ हैं, कभी बादलों के टुकड़े हरी भरी वादियों में उतर कर
अटखेलियाँ करते हैं, कहीं हरे भरे घने जंगल आसमान से बातें करते हैं, ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, उन जंगलों में कोयल की मीठी कूक गूंजती रहती है। अगला, वन जीवों का वैभवपूर्ण संसार होता है, जहाँ उन्हें मनुष्य की क्रूरता का सामना नहीं करना पड़ता। भांति भांति के फूलों पर मंडराती रहती हैं तितलियां, गुंजार करते मधुकर अनल ही समा बांधे रहती हैं, रखते हैं। चारों ओर हरियाली का साम्राज्य होता है, प्रदूषण रहित वातावरण होता है। दूसरा पैराग्राफ है, लेटी नाली छायाएं से लेकर के परिचित मरकत आंगन में, इतना है। इसके शब्दार्थ हैं ये। कृष्ण मतलब दुर्बल, गुम्फित मतलब गुथा हुआ, दुरारोह मतलब ताड़ का पेड़ जिस पर चढ़ना कठिन होता है, निश्चल, निस्थित, स्थिर, स्तंभित, स्थिर, आपलक, बिना पलक झपकाए, शैल, पर्वत, समीरण, पवन, सम्मोहन, मोहित करना, विस्मयक, आश्चर्यजनक, वैचित्र्य, अनोखापन, मरकत, पन्ना। इसके बाद ये है कृति नंबर 1, कविता की पंक्तियों को उचित क्रमानुसार लिखकर प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। परिचित मरकत आंगन में, निर्जन में एक संध्या वंदन, निश्चल तरंग सी स्तंभित, जगता गंध समीरण। ये कविता में कौन सी पंक्ति कहाँ आई है उसके हिसाब से लगाना है। सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूरज की स्वर्णिम किरणें सर्वप्रथम इन गिरी शिखरों का ही डैश करती हैं। दूसरा, यह खिला हुआ डैश मन को वो मोहित करता है। तीसरा, वन में रहने वाले पशु इस डैश जैसे आंगन में प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, विधानों के सामने सत्य और असत्य लगाना है। चारों के आंसर पे चलते हैं। पहले सीरियल वाइज लगाना है, क्रम वाइज। तो सबसे पहले पोयम की कौन सी पंक्ति आएगी? निश्चल तरंग सी स्तंभित। दूसरा आएगा निर्जन में कर संध्या वंदन। तीसरा आएगा जगता गंध समीरण। चौथा आएगा परिचित मकरत आंगन में। दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति। सूरज की स्वर्णिम किरणें सर्वप्रथम इन गिरी शिखरों का ही अभिनंदन करती हैं। दूसरे में आएगा यह खिला हुआ सौंदर्य। तीसरे में आएगा मकरंद। फिर तीसरा क्वेश्चन है, सत्य और असत्य लगाना है। तीसरे का पहला है, साँझ बनों से संध्या वंदन करके छिपकर सो जाती है, सत्य है। गिलहरियाँ कोमल पेड़ों को कुतरती रहती हैं, ये असत्य है। रवि की कोमल किरणों में गुथी छाया लंबे ताड़ों पर पड़ रही है, सत्य है। वन पशु प्रसन्न नहीं लगते, असत्य है। कृति नंबर 2, उषा कालीन सौंदर्य विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखना है। उषा मतलब प्रातः काल होता है। उषा काल अर्थात सूर्योदय से पूर्व का समय। उषा का सौंदर्य अद्वितीय होता है। आकाश में पूर्व दिशा में लालिमा धीरे धीरे बढ़ती है। रात भर आकाश में चमचमाते तारे धीरे धीरे धूमिल होने लगते हैं। वातावरण में हल्का गीलापन होता है। गगन में अलग अलग स्थान पर अलग अलग रंग दिखाई पड़ते हैं, कहीं मटमैला, कहीं हल्का नीला, कहीं सुनहरा और कहीं लाल। वातावरण में पक्षियों की चहचहाहट सुनाई पड़ने लगती है। कलियां चटक कर खिलने लगती हैं। फूल
मुस्कुराने लगते हैं। गाँव में किसान अपना हल और बैल लेकर खेती की ओर चल पड़ते हैं। बैलों के गले में बधी घंटियों का स्वर कानों में अच्छा लगता है। ये है सहमत। तीसरा पैराग्राफ, स्वाभाविक से लेकर के मानव मन निश्चित, यहाँ तक की तीसरी पैराग्राफ है। शब्दार्थ सॉरी, विषय चिंतित, संघर्षण, स्पर्धा, विश्लेषण पृथक करना, संश्लेषण मिलाना, अभिशापित जिसे अभिशाप मिला हो, क्षुद्र तुच्छ, अहंकार अहंकार, अहंता मतलब अहंकार। कृति नंबर 1, आकलन। कविता की पंक्तियों को उचित क्रमानुसार प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। मानव मन निश्चित, अभिशापित हो उसका जीवन, ईश्वर का प्रतिनिधि नर, विष्णु जीवन, मन का संघर्षण। इसके बाद जोड़ियां मिलाना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर लिखिए। कवि को याद आता है, क्या हो बताना है। कवि के अनुसार मनुष्य का जीवन इसलिए अभिशापित है। दोनों का उत्तर लिखना है। चलते हैं उत्तर पे। पहले सीरियल वाइज लगाएंगे, क्रम वाइज कविता की पंक्तियाँ। विष्णु जीवन, मन का संघर्षण, ईश्वर का प्रतिनिधि नर, अभिशापित हो उसका जीवन, मानव मन निश्चित। ये है कविता की पंक्तियाँ। जोड़ियाँ मिलाओ में, विष्णु जीवन, तुच्छ क्षुद्र, अहंकार, मनुज, प्रकृति, विश्व, चेतना। कवि के को याद आते हैं क्या। पहले, जड़ संसार सुंदर होने पर भी मनुष्य के जीवन में चिंता और संघर्ष का छाया रहना। दूसरा, कवि के अनुसार मनुष्य का जीवन इसीलिए अभिशापित है, मनुष्य अपने तुच्छ अहंकार में सीमित एवं स्वयं केंद्रित है। स्वमत है। कृति नंबर 2, कविता द्वारा प्राप्त संदेश 25 से 30 शब्दों में लिखना है। कवि से हमें यह संदेश मिलता है कि मनुष्य को अपने व्यवहार का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि वह सदैव चिंताग्रस्त रहता है, संघर्षरत रहता है। मनुष्य इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। उसे ईश्वर ने बुद्धि दी है, कल्पना और तर्क शक्ति दी है। अपनी इन्हीं विशेषताओं के प्रयोग से कंदराओं और जंगलों में रहने वाला मनुष्य आज न केवल चांद पर पहुंच गया है, बल्कि मंगल ग्रह पर बसने की तैयारी कर रहा है। ऐसा मनुष्य क्यों दुखी है। मनुष्य को अपनी स्वकेंद्रितता और अपना अहंकार छोड़कर वसुधैव कुटुंबकम की भावना अपनानी चाहिए। ये हो गया हमारा सहमत। इसके बाद ये आपको पाठ टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 61 पे मिल जाएंगे। ये सब सारे क्वेश्चंस जो काम के हैं उन्हें देख लीजिए आप। रचना विभाग, कल्पना पल्लव। उसके बाद पाठ पृष्ठ क्रमांक 63 पे है, निम्नलिखित मुहावरे कहावतें में से अनुपयुक्त शब्द छांटकर उपयुक्त शब्द लिखिए। टोपी पहनना, तो इसमें क्या है, टोपी पहनना। दूसरे में है मकरंद बंद करना, बोलती बंद कर देना। मकरंद बंद करना मतलब बोलती बंद करना। तीसरे में है गेहूं गीला होना, तो आटा गीला होना होएगा, गेहूं की जगह आटा आएगा। नाक की किरकिरी की जगह आँख की किरकिरी आएगा। धरती सर पर उठाना,
आसमान सर पर उठाना। लास्ट है लाठी पानी का बैर, आग पानी का बैर। तब हर मुहावरे में एक एक शब्द गलत दिया गया है, यहाँ पर सही कर दिया है। आशा करते हैं कि आपके काम की चीज़ें होंगी। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।